पीपैप, एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, एपीक्यूपी, 7QC टूल और ग्लोबल 8D इस कोर्स की कॉस्ट अप्रोक्स 15,000 से 20,000 रुपये है। वो सिर्फ आप 500 रुपये में घर बैठे कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएं। कंट्रोल प्लान हमारा पीपैप का एक पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल प्लान। व्हाट इज कंट्रोल प्लान? कंट्रोल प्लान क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल द क्रिटिकल इनपुट्स। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है और इसके अंदर लिखा होता है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे क्रिटिकल इनपुट्स। जो हम अपने प्रोसेस के अंदर जो क्रिटिकल इनपुट दे रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे टू कंटिन्यू टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटपुट, जिससे कि हम अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। मतलब कुछ भी जो हमारा क्रिटिकल है हमारे प्रोसेस के अंदर, जैसे मान के चले हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन अगर क्रिटिकल है तो क्रिटिकल पैरामीटर का इनपुट हम कैसे करेंगे ताकि हमारा आउटपुट सही आए। A control plan is written description of the system for controlling parts and process। मतलब कंट्रोल प्लान एक रिटन फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हम अपने प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे। इट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ एन ओवरऑल क्वालिटी प्रोसेस। ये हमारे क्वालिटी का एक इंटरनल पार्ट होता है, ओवरऑल क्वालिटी का एक हमारा इंटरनल पार्ट होता है। एंड इज टू बी यूटिलाइज एज लिविंग डॉक्यूमेंट, और ये हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारा एफएमई एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही हमारा कंट्रोल प्लान भी लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। लिविंग डॉक्यूमेंट वो होता है जिसमें हमें समय समय पर कुछ ना कुछ अपडेट करना होता है। तो जैसे ही हमारी कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई या फिर कुछ हमने काइजन करा, कुछ इंप्रूवमेंट करी या फिर हमने कुछ प्रोसेस में चेंज करे, तो समय समय पर हमें कंट्रोल प्लान में चेंजेस करने होते हैं। In effect, it describes the action required at each phase of the process, including receiving, process, outgoing, and the periodic रिक्वायरमेंट। मतलब इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल प्लान के अंदर हर एक प्रोसेस के अंदर हमें जैसे रिसीविंग स्टेज हो गया, प्रोसेस स्टेज हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या हमें एक्शन लेना है। जैसे कोई पीस हमारे को ख़राब मिल गया तो हमें क्या एक्शन लेना है, किसी डायमेंशन को हमें चेक कैसे करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, ये सब कुछ लिखा होता है। साथ में हमें कौन से फॉर्मेट के अंदर इसको भरना है, मतलब इनकमिंग इंस्पेक्शन है तो इनकमिंग इंस्पेक्शन का फॉर्मेट नंबर सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। तो सारी जानकारी हमारे कंट्रोल प्लान में होती है। इट रिफ्लेक्ट्स आ स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्सिव टू कंटिन्यूअल अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस। मतलब ये हमारे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो भी हमारे प्रोसेस के अंदर होता है तो वो हमारे कंट्रोल प्लान के अंदर भी अपडेटेड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लान। हमारे कंट्रोल प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है और किस लिए हम इसको बनाते हैं? प्राइमरी रेफरेंस सोर्स फॉर मिनिमाइजिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वेरिएशन। मतलब कि प्राइमरी तो इसका जो काम वो ये है कि हम अपने प्रोसेस और प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन को कम करें। वेरिएशन हमारा कैसे कम होगा? क्योंकि कंट्रोल प्लान में हर एक चीज़ का कंट्रोलिंग मेथड लिखा होता है। इस डायमेंशन को इस वाले सीरियल ऑर्डर के अंदर करेंगे, मतलब कि ऑपरेशन 10 के अंदर ये वाला ऑपरेशन करेंगे और इसको इस वाले वर्नियर कैलिपर से चेक करना है, इतनी डायमेंशन चेक करनी है, ये सब कुछ हमारे का रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें पूरा कंट्रोलिंग मेथड लिखा होता है, तभी हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट की वेरिएशन कम होती है। साथ ही डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टीम्स शुड रिएक्ट टू आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, और साथ में इसके अंदर लिखा होता है कि अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कोई मटेरियल अगर रिजेक्ट बन रहा है तो उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे, तो वो सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। नोट, सिंस प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूसली अपडेटेड एंड इम्प्रूव। मतलब कि जैसे ही हमारा प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहती है, सो द कंट्रोल प्लान इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमारा कंट्रोल प्लान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, इसको हमेशा हमें टाइम टाइम पे अपडेट करना होता है। व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक अ कंट्रोल प्लान? एक कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो, क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस का सीक्वेंस हमारा लिखा होता है। तो ऐसे ही हमें कंट्रोल प्लान के अंदर भी प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखना होता है। इसके अलावा डिज़ाइन रिकॉर्ड और ड्राइंग, हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे ड्राइंग की सारी डायमेंशन को। PFME हमारे पास होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो हो गई कि जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर जो हमारे क्रिटिकल टू कस्टमर है तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले से ही पता होना चाहिए। तो जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना हो, उसकी जो चेकिंग फ्रिक्वेंसी वो भी हमें बढ़ानी होती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। लेसन लर्न फ्रॉम सिमिलर पार्ट, और मतलब कि जो उसके जैसे सिमिलर पार्ट है तो उसके लेसन लर्न भी हमारे पास होने चाहिए। मतलब कि पहले इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई थी तो इस वाले पार्ट के अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लमों को हम कम कर सकें, तो लेसन लर्न होना चाहिए हमारे पास। एक क्रॉस फंक्शनल टीम विथ नॉलेज ऑफ प्रोसेस, और इन सब काम को करने के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम भी होनी चाहिए ताकि इस प्रोसेस के बारे में उनको पहले से नॉलेज हो। तो कंट्रोल प्लान बनाते टाइम हमारे को थोड़ी सी आसानी रहेगी और आगे रिजेक्शन भी कम आएगी और हमारा प्रोसेस प्रोडक्ट में वेरिएशन भी कम रहता है। इसके अलावा डिज़ाइन रिव्यू भी हमारे को करना होता है कंट्रोल प्लान बनाते टाइम पे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कंट्रोल प्लान की। बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल प्लान,
कंट्रोल प्लान के क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है क्वालिटी। इट reduces वेस्ट एंड improves द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। मतलब कि इससे हमारी प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ जाती है और हमारे वेस्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। कंट्रोल प्लान आइडेंटिफाई प्रोसेस करेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाई द कंट्रोल मेथड फॉर द सोर्स ऑफ वेरिएशन। मतलब कोई अगर सोर्स कोई वेरिएशन अगर हमारा आ रहा है, कोई डायमेंशन आउट ऑफ स्पेक आ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाएगा वो सब कुछ हमारे कंट्रोल प्लान में लिखा होता है। सेकंड जो है कंट्रोल प्लान का बेनिफिट वो है हमारे कस्टमर सेटिस्फिकेशन। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। मतलब कि एक तो हमारा इससे कॉस्ट भी घटती है और साथ साथ हमारा जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, तो इससे हमारा कस्टमर सेटिस्फिकेशन भी बढ़ता है। इसके बाद कम्युनिकेशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपको पता है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट आइडेंटिफाइज एंड कम्युनिकेट चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्रोसेस करेक्टरिस्टिक कंट्रोल मेथड एंड करेक्टरिस्टिक मेजरमेंट। मतलब कोई भी अगर चेंजेस होता है तो हमारे को अपने कंट्रोल प्लान के अंदर अपडेटेड करना होता है। जैसे कि अगर हमने कोई चेकिंग मेथड चेंज कर दिया है कि किसी पार्ट को इस तरीके से चेक करेंगे, पहले हम वर्नियर से कहते थे अब हम माइक्रोमीटर से करेंगे, या फिर पहले कोई ऑपरेशन हम क्या कहते हैं CNC मशीन पर करते थे, अब हम CNC की जगह उसको ट्रोब मशीन पे करेंगे। तो जो भी अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो सारा का सारा तो कंट्रोल प्लान से हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इससे हमारे कस्टमर को भी पता चल जाता है कि हमने क्या क्या अपडेशन करा है। तो ये हमारे कंट्रोल प्लान के बेनिफिट्स होते हैं। व्हाट कंट्रोल द कंट्रोल प्लान। अब हमारा कंट्रोल प्लान कंट्रोल क्या करता है, क्योंकि इसका नाम कंट्रोल प्लान तो कुछ तो ये कंट्रोल करता हुआ। कंट्रोल प्लान कंट्रोल द 4M। जो हमारा कंट्रोल प्लान है वो 4M को कंट्रोल करता है। और हमारे 4M क्या होते हैं? 4M होता है हमारा मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन, या फिर हम इसको इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैन में हमारे क्या क्या आते हैं? मैन में हमारे होते हैं ऑपरेटर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, एफिशिएंसी एंड स्किल मैट्रिक्स टू डू अ टास्क। मतलब इसमें किसी आदमी का कितना स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी क्वालिटी इंस्पेक्टर का कितना स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, वो सब कुछ आ जाता है। मेथड में एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हमारी मशीन की मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब कुछ आ जाएगा। मटेरियल, रॉ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट, मतलब हमारे मटेरियल का जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या रॉ मटेरियल है वो सब कुछ इसके अंदर कंट्रोल करना होता है हमारे को। मशीन इक्विपमेंट के अंदर मशीन का सेटअप, जो रिपोर्ट बनाते हैं, मशीन की एफिशिएंसी, प्रोडक्ट कैपेसिटी क्या है हमारे मशीन की, सब कुछ कंट्रोल होता है। मशीन के पैरामीटर को हम कंट्रोल करते हैं, जो मशीन के जो फिक्सचर और पैलेट है उन सबको, टूलिंग को, इन सबको हम कंट्रोल करते हैं। ये सब काम कंट्रोल प्लान कंट्रोल करता है। कंट्रोल प्लान फॉर प्रोसेस प्रोडक्ट ऑडिट प्लान। और जो हमारा कंट्रोल प्लान है वो प्रोसेस प्रोडक्ट की ऑडिट के टाइम पे भी यूज होता है। ऑडिट प्लान शुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोल प्लान एज अ सेपरेट लाइन। मतलब जो ऑडिट का प्लान जो है वो भी हमारे कंट्रोल प्लान के अंदर लिखा होना चाहिए। जबकि इंडस्ट्री के अंदर जब भी हम देखते हैं तो कंट्रोल प्लान के अंदर कब कब ऑडिट होनी है ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता, बट ये मेंशन होना जरूरी है। ऑडिटिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर कंट्रोल। और जो ऑडिटिंग है वो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है कंट्रोल करने का। तभी तो अगर हम समय समय पर ऑडिट करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे प्रोसेस और प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी तो नहीं चल रही, हमारा प्रोसेस जैसा कंट्रोल प्लान में डिफाइंड है वैसा ही चल रहा है ना। तो इसलिए हमें समय समय पर ऑडिट करनी चाहिए। प्रोसेस ऑडिटिंग शुड बी अ की एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम ऑफ अ बिजनेस। और प्रोसेस ऑडिट अगर हम समय समय पर करते हैं तो हमारी क्वालिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और हमारा जो आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। ऑडिट जनरली कवर, ऑडिट जो है क्या क्या कवर करता है? इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। जो भी हमने कंट्रोल मेथड लिखे हुए हैं कंट्रोल प्लान में, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करती है ऑडिट। कंट्रोल प्लान से वर्सेस व्हाट इज एक्चुअली डन। मतलब कि कंट्रोल प्लान में क्या लिखा हुआ है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ऑडिट से हमारे को पता चलता है। ऑडिट शुड बी ऑब्जेक्टिव, डन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इफ पॉसिबल। मतलब ऑडिट का कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्यों ऑडिट कर रहे हैं। ये या तो हमारा इंटरनल ऑडिटर भी कर सकता है या फिर एक्सटर्नल भी कर सकता है, जो और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी है वो भी इसकी ऑडिट कर सकते हैं। एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर आ जाएंगे। ऑडिट फ्रीक्वेंसी शुड बी बेस्ड ऑन बैलेंसिंग लेवल ऑफ रिस्क, FME और एंड कॉस्ट। मतलब कि ऑडिट की फ्रीक्वेंसी भी हमें डिसाइड करनी होती है कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो हम ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, मतलब कि 3-3 महीने में हम कर लेंगे, और अगर रिस्क थोड़ा कम है तो हम 6 महीने में भी ऑडिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे को रिस्क के अकॉर्डिंग ऑडिट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है। रिव्यूअर्स चेकलिस्ट, मतलब कि जो कंट्रोल प्लान बना रहा है उसके लिए एक चेकलिस्ट है कि उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यूज प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड PFME टू बिल्ड अ कंट्रोल प्लान। मतलब कंट्रोल प्लान बनाते टाइम पे उसको
प्रोसेस फ्लो डायग्राम का और PFMEA दोनों का यूज़ करना चाहिए। कीप देम अलाइंड, और मतलब जो जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम और कंट्रोल PFMEA में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रोल प्लान को अपडेट करना चाहिए। मतलब ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट आपस में अलाइंड होने चाहिए। जो पहले नंबर पे PFD में लिखा है वही कंट्रोल प्लान में होना चाहिए और वही FMEA में होना चाहिए। कंट्रोल्स मस्ट बी यूज टू बी इफेक्टिव, कीप इट सिंपल। मतलब कंट्रोल जो भी हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डायमेंशन को अगर हम माइक्रोमीटर से चेक करते हैं तो उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लिया तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव होना चाहिए हमारे कंट्रोलिंग मेथड, और कीप इट सिंपल, और सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए जो कि हमारा ऑपरेटर और इंस्पेक्टर समझ ही ना पाए। Ensure that the control plan is in the document control system of the business, और मतलब कंट्रोल प्लान का जो डॉक्यूमेंट है वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर होना चाहिए। मतलब कंट्रोल करा होना चाहिए कंट्रोल प्लान, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट नंबर ये सब कुछ लिखे हुए होने चाहिए। इसके अलावा गुड कंट्रोल प्लान एड्रेस, जो अच्छा एक कंट्रोल प्लान है उसमें क्या क्या एड्रेस होता है। ऑल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या जो टेस्टिंग के रिक्वायरमेंट है वो सारी कवर होनी चाहिए। जैसे कि डायमेंशनली मटेरियल जो पार्ट की जो डायमेंशन है वो सारी की सारी कवर होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल का ग्रेड है वो सब कुछ कवर होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस, और मटेरियल की अगर परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस भी कवर होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स एट एवरी स्टेप थ्रू आउट द प्रोसेस, और मतलब प्रोडक्ट प्रोसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हर एक स्टेप पे, मतलब अलग अलग स्टेप पे उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना चाहिए। इसके बाद द कंट्रोल मेथड शुड बी बेस्ड ऑन द इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस, और कंट्रोल प्लान हमारा जो है इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का पहले से एनालिसिस करने के बाद ही हमारे को कंट्रोल प्लान बनाना चाहिए। मतलब उस बंदे को जो बना रहा है उसको प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कंट्रोल प्लान बना सके। सच एस SPC की नॉलेज हो, ओका की नॉलेज हो, इंस्पेक्शन की नॉलेज हो, सैम्पलिंग प्लान की नॉलेज हो, इन सबकी इसको नॉलेज होनी चाहिए। और जाके वो एक्चुअल में देख के आए कि इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हमारे को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद कंट्रोल प्लान शुड रेफरेंस अदर डॉक्यूमेंटेशन, और कंट्रोल प्लान के अंदर हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी रेफर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मान के चले कि इंस्पेक्टर एक सेटअप अप्रूवल भरता है तो सेटअप अप्रूवल का नंबर लिखा होना चाहिए कि ये वाला सेटअप अप्रूवल भर रहा है। इसके अलावा कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट भर रहा है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट का नंबर होना चाहिए। इसके अलावा मशीन की जैसे चेकलिस्ट है कि मशीन की वो ऑयलिंग या ग्रीसिंग जो भी चेक करेगा तो मशीन के डेली चेकशीट के अंदर मशीन डेली चेकशीट का भी नंबर लिखा होना चाहिए। तो सारे के सारे जो भी फॉर्मेट्स यूज़ हो रहे हैं कंट्रोलिंग के तो वो सब कुछ एड्रेस होने चाहिए हमारे कंट्रोल प्लान के अंदर। तो ये है एक कंट्रोल प्लान बनाते टाइम पे रिव्यूअर की चेकलिस्ट, जो कंट्रोल प्लान बना रहा है उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद ये है हमारा कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान के अंदर क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है वो हम इसके अंदर बताते हैं। तो पहले सबसे पहले नंबर पे ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे जो कंट्रोल प्लान देखते हैं इसके ऊपर प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन ये लिखा होता है। तो इसके अंदर क्या भरते हैं हम, प्रोटोटाइप आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायमेंशनल मेजरमेंट मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट अकरिंग ड्यूरिंग प्रोटोटाइप बिल्ड। मतलब जब APQP स्टेज के ऊपर जब हम प्रोटोटाइप का जब बना रहे होते हैं, जब हमारा प्रोडक्शन के अंदर पार्ट नहीं आया होता, जब सिर्फ डेवलपमेंट टाइप है प्रोटोटाइप में होता है, तो अगर प्रोटोटाइप स्टेज है तो हम यहाँ पे प्रोटोटाइप पे टिक कर देंगे। इसके बाद प्री लॉन्च आर डायमेंशनल ऑफ द डायमेंशनल मेजरमेंट मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट दैट विल बी अकर आफ्टर प्रोटोटाइप एंड बिफोर नॉर्मल प्रोडक्शन। मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन में हमारा पार्ट आने से पहले और प्रोटोटाइप स्टेज के बाद में जब हमारा प्री लॉन्च स्टेज में अगर हमारा प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे प्री लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसकी चेक मार्क लगा देते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन स्टेज में है तो हम यहाँ प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा पहला कॉलम होता है। इसके बाद है हमारा सेकंड कॉलम कंट्रोल प्लान नंबर। तो इसके अंदर हम कंट्रोल प्लान का नंबर लिखते हैं। एंटर कंट्रोल प्लान डॉक्यूमेंट नंबर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग। मतलब हम अपनी कंपनी के अंदर कंट्रोल प्लान को ट्रैकिंग करने के लिए एक नंबर लिखते हैं, जो कि कंपनी का जो AMR है उसने एक सिस्टम दे रखा होता है कि आप इस कंट्रोल प्लान का ऐसे ऐसे नंबर लिखने हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। और फॉर मल्टीपल कंट्रोल पेजेस एंटर पेज नंबर। और अगर कंट्रोल प्लान के काफ़ी सारे पेजेस हैं तो उनका पेज नंबर भी लिख सकते हैं हम, ये ऑप्शनल होता है साथ में। तो कंट्रोल प्लान का नंबर लिखते हैं हम। इसके बाद थर्ड जो है वो है हमारा पार्ट नंबर और लेटेस्ट चेंज लेवल। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पार्ट नंबर लिखेंगे और जो ड्राइंग का जो चेंज लेवल है वो भी साथ में हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद पार्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। फोर्थ के अंदर हम पार्ट का नाम लिखते हैं, जो हमारे कस्टमर ने दिया वो पार्ट का नाम लिखेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद फिफ्थ है हमारा सप्लायर प्लांट नेम। जैसे कि अगर मान के चले कि हम किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम उसके सप्लायर हुए तो हम अपना यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे और हम अपनी कंपनी का कोड लिखेंगे, जो कि हमारे कस्टमर ने कोड दे रखा होता है सप्लायर कोड, तो उस कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे। सेवंथ है हमारा की कॉन्टैक्ट
फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एंटर द नेम, टेलीफोन नंबर एंड द अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम जैसे कंपनी के प्लांट हेड या कंपनी के मालिक या क्वालिटी हेड का कॉन्टैक्ट नेम लिखते हैं, उनका नंबर लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद 8 हमारा कोर टीम होता है। यहाँ पर जो टीम हमारी थी जिसने कंट्रोल प्लान बनाया, उन सब टीम के मेंबर्स का नाम लिखा जाता है। इसके बाद 9th है हमारा सप्लायर प्लांट अप्रूवल डेट। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन प्लांट अप्रूवल डेट क्या है, ऑब्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप्रूवल, मतलब कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका अप्रूवल कब हुआ। इफ़ रिक्वायर्ड सी अप्रोप्रिएट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, मतलब कि अगर कस्टमर ने कहा है कि अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अप्रूवल लेना है तब आपको यहाँ पर इसको फिलअप करना है। अगर कस्टमर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है तो आपको इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। वह तो इसका अप्रूवल हर बार ही होता ही है, मतलब जैसे कि आपके यहाँ पर कस्टमर को अप्रूवल देता है कि आप हमारे पार्ट्स बना सकते हैं, तो उसकी जो एक डेट होती है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी होती है। इसके अलावा अदर अप्रूवल डेट, यहाँ पर आपको अदर अप्रूवल डेट है वो भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंटर द डेट ऑफ द ओरिजिनल कंट्रोल प्लान वाज कंप्लाइड, मतलब ये जो सबसे पहले जब ओरिजिनल डेट कंप्लाइंट जब हुआ था, जब सबसे पहले टाइम पे जब बनाया था वहाँ पर वो डेट लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद 11th है हमारा डेट ऑफ रिवीजन। जब कंट्रोल प्लान के अंदर कोई भी जो रिवीजन आता है तो जो लेटेस्ट जो रिवीजन आया है वो लेटेस्ट रिवीजन की डेट लिखनी है और साथ में उसका रिवीजन नंबर भी लिखना होता है। इसके बाद हमारा है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल डेट इफ़ रिक्वायर्ड। ये 12वें के अंदर हमारे को लिखना है ऑब्टेन द रिस्पॉन्सिबल कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। तो कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल अगर हमारे को लेने की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर वो उसकी डेट भी लिखते हैं। तो जैसे कि हमने कोई इंजीनियरिंग अप्रूवल ले रखा है, कोई डायमेंशन हम बना नहीं पा रहे, तो उसके लिए अगर हमने कोई डेविएशन ले रखा है जो इंजीनियरिंग अप्रूवल है तो उसकी डेट भी यहाँ पर हमें लिखनी होती है। ये मैंने आपको पीपीएफ के 18 डॉक्यूमेंट्स में बताया था ना, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, तो वहाँ पर यहाँ पर उसकी डेट लिखनी होती है। इसके बाद है हमारा कस्टमर क्वालिटी अप्रूवल डेट। अगर हमारे को कस्टमर के क्वालिटी अप्रूवल लेना होता है तो उसकी डेट भी हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी इफ़ रिक्वायर्ड लिखा है 12वें नंबर पे, अगर ज़रूरत है तो ही लिखना होता है, नहीं तो इसको भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है हमारा अदर अप्रूवल। अगर अदर अप्रूवल हमने कोई ले रखा है तो उसकी भी डेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है हमारा, ये तो हम ऊपर का सारा भरते हैं। इसको भरने के बाद जो हमारे जो मेन जो कंट्रोल प्लान के अंदर कैसे कैसे कंट्रोलिंग मेथड है वो सब कुछ भरते हैं। तो यहाँ पर जो 15 नंबर जो है हमारा पार्ट प्रोसेस नंबर, तो यहाँ पर हमारे को यूजली रेफरेंस फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो इसके अंदर जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर जैसे कि हमने प्रोसेस नंबर 10, प्रोसेस नंबर 20, प्रोसेस नंबर 30 ऐसे जो लिखा होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। इफ़ मल्टीपल पार्ट नंबर एग्जिस्ट लिस्ट द इंडिविजुअली पार्ट नंबर एंड देयर प्रोसेस, मतलब किसी अगर असेंबली का अगर हम बना रहे हैं तो असेंबली में बनाते टाइम पे इंडिविजुअल पार्ट नंबर एंड देयर प्रोसेस, जो असेंबली के अंदर जो अलग अलग जो पार्ट नंबर होते हैं उन अलग अलग पार्ट नंबर का बनेगा यहाँ पर। तो एक पार्ट नंबर मान के चले एक है असेंबली के अंदर लगना है तो यहाँ पर एक पार्ट नंबर का लगेगा, और 2 पार्ट नंबर अलग है तो वो 2 पार्ट नंबर का यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अलावा प्रोसेस नंबर लिखा जाएगा कि ऑपरेशन 10 है कि ऑपरेशन 20 है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद जो है ये हमारा प्रोसेस नेम और ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑपरेशन नेम फ्रॉम द पीएफडी, मतलब कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, इनकमिंग हो रहा है, फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है, जो सा भी ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम ऑपरेशन का नाम लिख देते हैं। प्लेटिंग हो रही है तो जो भी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे हम उस ऑपरेशन का नाम लिखते हैं। इसके बाद है हमारा मशीन, डिवाइस, जिग, टूल, फिक्सचर, मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं उस मशीन का नाम लिखेंगे, जो भी टूलिंग यूज़ कर रहे हैं उस टूलिंग का नाम लिखते हैं। फॉर ईच डिस्क्राइब्ड ऑपरेशन आइडेंटिफाई द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, मतलब किस मशीन के ऊपर बना रहे हैं उस मशीन का नाम नंबर भी हम लिख सकते हैं। साथ में जो फिक्सचर है टूलिंग है उन सब के भी नंबर हमारे को यहाँ पर लिखने होते हैं। इसके बाद है हमारा 18th के अंदर नंबरिंग द ईच सब प्रोसेस। अब जो क्या कहते हैं, मान के चले कि हम सीएनसी के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो सीएनसी के ऑपरेशन में भी हमारे 7-8 ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं, जैसे फेसिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, चैम्फरिंग हो रही है, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं तो यहाँ पर उनको नंबर वाइज करना होता है सब प्रोसेस। नंबरिंग द ईच सब प्रोसेस, मतलब फेसिंग है तो फेसिंग को हमने 1 कर दिया, उसके बाद चैम्फरिंग है उसको 2 कर दिया, ड्रिलिंग है उसको 3 कर दिया, बोरिंग है तो उसको 4 कर दिया। तो ऐसे ही इसको नंबर वाइज सब प्रोसेस करना होता है। इसके बाद जो 19 है वो प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल डाया, टोटल लेंथ एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारे को लिखना है कि जैसे कि हमने
उसकी फेसिंग कर रहे हैं तो फेसिंग करते टाइम पे उसकी टोटल लेंथ कम हो रही है तो टोटल लेंथ हम लिख देंगे। अगर हम उसके आउटर डाया के ऊपर मशीनिंग कर रहे हैं तो आउटर डाया लिख देंगे। आईडी में हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो आईडी लिखेंगे। तो मतलब क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ओडी बन रही है, आईडी बन रही है, हमारी चैम्फर हो रहा है, ये जो भी हो रहा है तो वो प्रोडक्ट हमारे को लिखना होता है। इसके बाद हमारा जो 20वां नंबर है वो है हमारा प्रोसेस, राइट प्रोसेस करेक्टरिस्टिक, एग्जांपल इंसर्ट नेम, एयर प्रेशर एक्सेट्रा। मतलब कि जो सीएनसी के ऊपर जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम उसकी फेसिंग कर रहे हैं तो फेसिंग करते टाइम पे हम कौन सी इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं, उस इंसर्ट का नाम लिखना है और कितना हमने एयर प्रेशर रखा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के लिखे हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्लास। इसके अंदर हम ये लिखते हैं सम डायमेंशन और क्रिटिकल डायमेंशन। कुछ डायमेंशन हमारी ड्राइंग के अंदर क्रिटिकल डायमेंशन होती है, मेंशन इन प्रोसेस, और डायमेंशन विच अफेक्ट फिट फंक्शन, सेफ्टी फंक्शन आर कैटेगराइज्ड इन स्पेशल करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर कुछ जो हमारे जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक है जो हमारे ड्राइंग में दे रखे हैं, कुछ होते हैं हमारे फिट फंक्शन के हो गए, कुछ हमारी क्रिटिकल डायमेंशन है, कुछ जो अदर जो सेफ्टी फंक्शन को जो होगी हमारे को अफेक्टेड करती हैं। तो यहाँ पर हमारे को स्पेशल करेक्टरिस्टिक में उसके आगे लिख देना कि ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स के कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि आपकी ड्राइंग के नीचे में दिया होता है, जो आधा चांद होता है, पूरा ब्लैक होता है, तो इस टाइप के कुछ जो सिंबल होते हैं वो यहाँ पर हमारे को सिंबल लगाने होते हैं। तो ये हमारे स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में हम लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा 22 नंबर है प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस। मतलब कि किसी डाया को बनाने के लिए मान के चले 10 ± 0.10, तो जो उसकी स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा 23 नंबर एवल्यूशन और मेजरमेंट टेक्निक। मतलब कि इस डाया को चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे या फिर कौन से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो जो भी हमारा गेजेस है उस गेजेस का नाम यहाँ पर लिखेंगे और इंक्लूडिंग गेजेस, फिक्सचर, टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू मेजर द पार्ट, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। तो ये सब कुछ यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद है हमारा 24 नंबर सैंपल साइज और फ्रिक्वेंसी। कितने हमारे सैंपल साइज है और उसकी कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पर लिखेंगे। राइट सैम्पलिंग प्लान स्टैंडर्ड नेम विच इज़ यूज्ड बाय योर प्लांट। अगर मतलब हम सैम्पलिंग के बेस पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सैंपल लिंक प्लान का नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा कि हमने कुछ अगर अपने डिफाइन कर रखे हैं कि जैसे कि हम हर घंटे में 5 पीस चेक करेंगे तो यहाँ पर साइज लिखेंगे 5 पीस और फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे 1 घंटा। या फिर हम हर घंटे के अंदर 10 पीस चेक करेंगे तो साइज लिखेंगे 10 और यहाँ पर 1 आवर लिखेंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सैंपल लिखने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जैसे कि अगर प्रोसेस का काम है तो लाइन इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो उसका नाम लिखा जाएगा। इनकमिंग हो रही है और इनकमिंग की कोई डायमेंशन चेक कर रहे हैं तो इनकमिंग इंस्पेक्टर होता है। और आउट गोइंग के टाइम पे इंस्पेक्शन हो रही है तो हमारा पीडीआई सुपरवाइजर होता है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ लिखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद 25 है हमारा कंट्रोल मेथड। तो कैसे हम कंट्रोल करेंगे, डिस्क्राइब हाउ द ऑपरेशन विल कंट्रोल इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सप्लायर टीसी, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। कैसे मतलब कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ तो इंस्पेक्टर ने करा और ऑपरेटर सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको इंश्योर कैसे करेंगे। तो इंश्योर करने के लिए हमारे को इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सप्लायर टीसी, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के जो नंबर जो लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट नंबर, वो डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखना है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे प्रोसेस के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लिखनी है और साथ में उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट और लास्ट हमारा है रिएक्शन प्लान। मतलब कि अगर कुछ मटेरियल ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। कंटेन्स एक्शन टेकन इफ एनी नॉन कन्फर्मिटी प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एक्शन। मतलब भी कोई अगर मटेरियल हमारा रिजेक्ट हो जाता है, कोई डायमेंशन हमारी ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो है नॉन कन्फर्मिटी जो बनी है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल प्लान को पूरा का पूरा फिलअप करते हैं। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है।